गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सेकेंड पेपर वेव्स एंड ऑसिलेशन में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। इसमें हमें पढ़ना है दोलनी गति एवं प्रणोदित दोलन। पहले हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में। सबसे पहले है आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन। वह गति जिसकी पुनरावृत्ति समान अंतरालों में होती है आवर्ती गति कहलाती है, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिपीट होती है उसे पीरियोडिक मोशन या आवर्त गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। दूसरी तरह की गति हमें पढ़नी है, वो है दोलनी गति या ऑसिलेटरी मोशन। यदि आवर्त गति करता हुआ कोई कण एक ही पथ पर किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो इसे दोलनी गति कहते हैं। दोलनी गति जो है वो आवर्त गति का एक भाग है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि यदि आवर्त गति करता हुआ कोई कण एक ही पथ पर किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है, जैसे कि दीवार घड़ी के लोलक की गति, किसी कल्पित सदित्र के भुजाओं की गति, तो ये सारी गतियां ऑसिलेटरी मोशन या दोलनी गति कहलाती है। अब अगला हमें पढ़ना है सरल आवर्त गति। वह दोलनी गति जिसमें किसी भी समय कण पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल उसके पथ के एक निश्चित बिंदु से विस्थापन के समानुपाती होता है एवं बल की दिशा उस बिंदु की ओर होती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति वह है जिसमें कि दोलनी गति या ऑसिलेटरी मोशन करता हुआ कण पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल उसके पथ के एक निश्चित बिंदु से विस्थापन के समानुपाती होता है और बल की दिशा सदैव उस बिंदु की ओर होती है, तो उसे सरल आवर्त गति कहते हैं। माना कि कोई m द्रव्यमान का घन अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर सरल आवर्त गति करता है। यदि किसी समय t पर कण का विस्थापन x और त्वरण d2x/dt2 है तो सरल आवर्त गति में कण पर कार्यकारी प्रत्यानयन बल हम लिख सकते हैं F = m d2x/dt2। लेकिन सरल आवर्त गति के लिए होता है F = -kx, जहाँ पर k समानुपाती स्थिरांक है और निगेटिव चिन्ह यह दर्शाता है कि कण पर बल या त्वरण x के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो हम दोनों इक्वेशंस f के दोनों मान को बराबर कर सकते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m d2x/dt2 = -kx या d2x/dt2 = -km या साइड चेंज करके हम लिख सकते हैं d2x/dt2 + km x = 0। चूंकि k भी कांस्टेंट है m भी कांस्टेंट है, तो अगर हम उसे एक नया कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट कर दें ω02, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी d2x/dt2 + ω02 x = 0। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है d2x/dt2 + ω02 x = 0, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ये सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण कहलाता है। अगर हम आवर्तकाल निकाल करें या टाइम पीरियड निकालना चाहें तो t = होगा 2π/ω0 या इसको हम लिख सकते हैं 2π√m/k। अगर हम आवृत्ति या प्रति सेकंड कंपनों की संख्या निकालें तो हमें पता है n = होता है 1/t या आवृत्ति = आवर्तकाल का प्रतिलोम। तो ये हमारे पास होगा ω/2π या इसको हम लिख सकते हैं 1/2π√km, जहाँ पर कि ω = √km जो है वो कोणीय आवृत्ति या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगला है अवमंदित सरल आवर्त गति या डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। जब किसी तंत्र पर गति की अवस्था में केवल प्रत्यानयन बल कार्य करता है तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। कोई भी अगर ऑसिलेटरी मोशन है उस पर केवल प्रत्यानयन बल या रेस्टोरिंग फोर्स कार्य कर रहा है तो उसकी गति सरल आवर्त गति होती है और रेस्टोरिंग फोर्स को दिया जाता है F = -kx के। ऐसे तंत्र के कंपन स्थिर आयाम के होते हैं और उसकी ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है।
ऐसे कंपनों को मुक्त या स्वाभाविक कंपन कहते हैं तथा कंपन की आवृत्ति को स्वाभाविक आवृत्ति कहते हैं। परंतु व्यवहार में जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तो वायु या अन्य माध्यम जिसमें वस्तु कंपन करते हैं उसके द्वारा बल लगाने की वजह से उसकी गति में अवरोध आता है। ये जो बल है जो कि उसकी गति में रुकावट डालते हैं ये असंरक्षी प्रकार के होते हैं, जैसे कि श्यान बल, घर्षण बल आदि। फलस्वरूप कण की ऊर्जा में धीरे धीरे कमी होती है और कुछ देर पश्चात कण रुक जाता है। इसे अवमंदन कहते हैं तथा इन बलों को अवमंदन बल कहते हैं और इस प्रकार के दोलनों को अवमंदित दोलन कहते हैं। विद्युत परिपथ में कण का प्रतिरोध अवमंदन बल की तरह कार्य करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ऑसिलेटरी मोशन में केवल रेस्टोरिंग फोर्स काम या प्रत्यानयन बल कार्य करता है तो उसके कंपन जो है वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के होते हैं, लेकिन हमेशा वायु और ये घर्षण बल इत्यादि होते हैं ये असंरक्षी बल होते हैं। इसकी वजह से कण की ऊर्जा में धीरे धीरे कमी आती है और कुछ समय पश्चात वो रुक जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे अवमंदन कहते हैं और इन बलों को अवमंदन कहते हैं और इस प्रकार के दोलनों को अवमंदित दोलन कहते हैं। अब है अवमंदन बल के प्रभाव में कण की गति, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन डैम्पिंग फोर्स। जब कोई कण किसी तरल जैसे कि वायु में कंपन करता है तो उस पर अवमंदित बल F दोलन के वर्ग के समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dx अपॉन dt। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास आता है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा v। v को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा dx अपॉन dt। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1 जहां लैम्डा एक स्थिरांक है जिसे कि अवमंदन गुणांक कहते हैं। तो कण की गति का समीकरण हमारे पास आ जाएगा m d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा v। इसको हम लिख सकते हैं m d2x अपॉन dt2 प्लस लैम्डा v इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं d2x अपॉन dt2 प्लस लैम्डा अपॉन m v इज इक्वल टू 0। हमें पता है v इज इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं d2x अपॉन dt2 प्लस लैम्डा अपॉन m dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0। लैम्डा कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, इसको एक हम नया कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 अपॉन टो। तो हमारी इक्वेशन हो गई d2x अपॉन dt2 प्लस 1 अपॉन टो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0। यहाँ टो इज इक्वल टू m अपॉन लैम्डा को समय स्थिरांक या श्रांतिकाल कहते हैं, टाइम कांस्टेंट या रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, क्योंकि इसकी विमा जो है वो सेकंड की होती है, इसकी यूनिट जो है वो सेकंड होती है, इसलिए इसे टाइम कांस्टेंट या रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं d2x अपॉन dt2 प्लस 1 अपॉन टो v इज इक्वल टू 0 या dv अपॉन dt प्लस 1 अपॉन टो v इज इक्वल टू 0 या dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ v अपॉन टो, या इस इक्वेशन को साइड चेंज करके हम लिख सकते हैं dv अपॉन v इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस ऑफ dt अपॉन टो। इसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो log v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस t अपॉन टो प्लस c, जहाँ पर c जो है वो समाकलन स्थिरांक है। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है और समाकलन स्थिरांक की वैल्यू निकालने के लिए हम इनिशियल कांस्टेंट्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो उसके लिए या इनिशियल कंडीशंस हम लेंगे। यदि t इज इक्वल टू 0 पर मान लीजिए कण का प्रारंभिक वेग v0 है तो ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमारे पास आ जाएगा, हमने ये माना है t इज इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू v0 है, तो v की जगह तो हम रख देंगे v0 और t की जगह हम रख देंगे 0। तो log v0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 अपॉन टो प्लस c। तो यहाँ से हमारे पास आ गया c इज इक्वल टू log v0। मान लीजिए ये है इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 से हम c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 से में। तो हमारे पास आ जाएगा log v इज इक्वल टू माइनस ऑफ t अपॉन टो प्लस log v0। साइड चेंज करके हम लिख सकते हैं log v माइनस log v0 इज इक्वल टू माइनस t अपॉन टो।
लॉग सी माइनस लॉग डी हमें पता है लॉग सी अपॉन डी होता है, तो लॉग वी अपॉन वी जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी अपॉन टो, या v अपॉन वी जीरो एंटी लॉग लेके हम लिख सकते हैं e रेस टू द पावर माइनस टी अपॉन टो, या निकालना चाहें तो v इज इक्वल टू वी जीरो e रेस टू द पावर माइनस टी अपॉन टो। तो हम ये कह सकते हैं कि कण का वेग समय के साथ चर घातांकीय रूप से कम होता है। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 5 में अगर हम t इज इक्वल टू टो रखते हैं तो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, v इज इक्वल टू वी जीरो ई रेस टू द पावर माइनस टो अपॉन टो, या ये हो जाएगा v जीरो ई रेस टू द पावर माइनस 1, या ये हो जाएगा v जीरो अपॉन ई। मान लीजिए यह है इक्वेशन 1 नंबर 6। अतः अवमंदन बल की उपस्थिति में समय नियतांक या श्रांति काल वह समय है जिसमें कण का वेग अपने प्रारंभिक वेग का 1 अपॉन ई गुना रह जाता है। अब है अवमंदन बल की उपस्थिति में कण की गतिज ऊर्जा। अब अवमंदन बल की उपस्थिति में कण की गतिज ऊर्जा निकालने के लिए मान लेते हैं कि कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ई जीरो जो है वो है 1 अपॉन टू एम वी जीरो स्क्वायर। टी समय पश्चात कण का वेग v होता है, तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी E1 इज इक्वल टू 1 अपॉन टू एम वी स्क्वायर। हमने मान लिया कि t समय पश्चात कण की गतिज ऊर्जा हो जाती है E1 और वेग हो जाता है v, तो E1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 अपॉन टू एम वी स्क्वायर। हमने अभी निकाला है v इज इक्वल टू होता है वी जीरो ई रेस टू द पावर माइनस टी अपॉन टू। तो इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में जहाँ पर हमने E1 लिखा है वहाँ पर हम v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, v जीरो ई रेस टू द पावर माइनस टी अपॉन टू। तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन टू एम वी जीरो स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू टी अपॉन टू, या चूंकि हमें पता है, हमने ऊपर ही लिखा है 1 अपॉन टू एम वी जीरो स्क्वायर ई जीरो के बराबर है, तो उसकी वैल्यू हम रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ई जीरो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू टी अपॉन टू। अब है t इज इक्वल टू टो बाय टू समय पर हम ये निकालना चाहते हैं कि t इज इक्वल टू मतलब टो बाय टू समय होने पर हमारे पास गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो E1 इज इक्वल टू हमारे पास होगा ई जीरो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू बाय टू टो अपॉन टू टो से टू टो कैंसिल हो गया, ई जीरो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 1, या हमारे पास हो जाएगा ई जीरो अपॉन टू। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 7। अतः कण की गतिज ऊर्जा भी चर घातांकी रूप से कम होती है और t इज इक्वल टू टो बाय टू समय वह पर कण की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक ऊर्जा की 1 अपॉन ई गुना रह जाती है। अतः ऊर्जा का श्रांति काल जो है वो वेग के श्रांति काल का आधा होता है। अब अगला टॉपिक है डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर या अवमंदित सरल आवर्ती दोलक। जब भी किसी दोलक पर क्रियाशील प्रत्यानयन बल माइनस के एक्स के साथ अवमंदन बल माइनस लैम्डा डी एक्स बाई डी टी भी क्रियाशील होता है तो दोलक अवमंदित दोलक कहलाता है। जब किसी दोलक पर केवल प्रत्यानयन बल कार्यरत होता है तो वो सरल आवर्ती दोलक कहलाता है, लेकिन अगर उसके पर प्रत्यानयन बल के साथ अवमंदन बल भी कार्यरत होता है तो दोलक अवमंदित दोलक कहलाता है। तो ऐसे दोलक की गति का समीकरण हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस लैम्डा डी एक्स अपॉन डी टी। इसको हम लिख सकते हैं m डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस लैम्डा डी एक्स बाई डी टी। इसको हम लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस लैम्डा अपॉन एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के अपॉन एम एक्स इज इक्वल टू 0। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम लैम्डा अपॉन एम इज इक्वल टू 1 अपॉन टू, जो कि हमने पहले भी सब्सटीट्यूट किया था, इज इक्वल टू 2r ले लेते हैं और के अपॉन एम को हम ओमेगा 0 स्क्वायर लिख देते हैं। ये दोनों सब्सटीट्यूशन जब हम इक्वेशन 1 में करेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस 2r डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 जो है ये अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के अवकल समीकरण कहलाता है। ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी की तरह का कुछ होता है। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 3।
अगर इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 का समीकरण का सॉल्यूशन है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो dx अपॉन dt निकाला हमने अल्फा e रेज टू द पावर अल्फा t, और d2x अपॉन dt2 निकाला अल्फा स्क्वायर e रेज टू द पावर अल्फा t। ये तीनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 2 हो जाएगी अल्फा स्क्वायर e रेज टू द पावर अल्फा t प्लस 2r अल्फा e रेज टू द पावर अल्फा t प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर e रेज टू द पावर अल्फा t इज इक्वल टू 0। e रेज टू द पावर अल्फा t तीनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन हमको पता है, तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 4। चूंकि हमें यहाँ पर 2 सॉल्यूशन मिले हैं तो ये सॉल्यूशन हम इक्वेशन 3 में रख देते हैं। तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा ई रेज टू द पावर माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर टी प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर टी। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 5, जहाँ पर कि a और b कांस्टेंट्स हैं और कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करेंगे या इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले है यदि t इज इक्वल टू 0 पर विस्थापन x इज इक्वल टू x0 हो तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 5 में x की जगह तो x0 सब्सटीट्यूट करेंगे और t इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा x0 a e रेज टू द पावर 0 प्लस b e रेज टू द पावर 0। तो हमारे पास आ गया a प्लस b इज इक्वल टू x0। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास आएगा dx अपॉन dt a माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर टी प्लस बी माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर टी। अब हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे, यदि t इज इक्वल टू 0 पर कण का वेग dx अपॉन dt इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 0 हो तो इस ऊपर वाली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में dx अपॉन dt को भी हम 0 रख देंगे और कंडीशन t इज इक्वल टू 0 भी रख देंगे। तो इसको सब्सटीट्यूशन के बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी a माइनस बी इज इक्वल टू आर x0 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। यह है मान लीजिए इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 6 जिसमें हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू x0 और इक्वेशन 7 जिसमें हमारे पास है a माइनस बी इज इक्वल टू आर x0 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें तो दोनों इक्वेशन में b से b कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू x0 1 माइनस आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। अगर हम a निकालें तो हमें मिलेगा x0 बाई 2 1 प्लस आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 8 और फिर हम a की वैल्यू इक्वेशन 6 में रखेंगे तो b निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका है दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 2b हमें मिलेगा 2b इज इक्वल टू x0 1 माइनस आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। और अगर हम b निकालना चाहें तो b इज इक्वल टू x0 बाई 2 1 माइनस आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 9। तो हमें a की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू मिल गई। ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन 5 में रखेंगे तो हमारे को सॉल्यूशन मिलेगा x इज इक्वल टू x0 ई रेज टू द पावर माइनस आर टी ई रेज टू द पावर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर ई रेज टू द पावर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 2।
ये मान लीजिए हमारे पास है इक्वेशन नंबर 10। अब इक्वेशन 10 की वैल्यू डिपेंड करेगी 3 कंडीशंस पे। अगर आर की वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा 0 से स्क्वायर से बड़ी है, आर स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा 0 स्क्वायर के बराबर है, या आर स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा 0 स्क्वायर से कम है। ये तीनों केसेस जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।